हर एक दिन जैसे ढल रहा है वैसे वैसे जो है हमारे गैडबी के एग्जाम के काउंटडाउन भी वो शुरू हो गया है और फाइनली आके वो रख रहा है। अब 40 दिनों के ऊपर जो है हमें एग्जाम देखने को मिल रहा है। अब इसे 40 दिन को यूटिलाइजेशन करना है, इसे 40 दिन को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। तब जाके हमें क्या देखने को मिलेगा, तब जाके हम एक बेहतरीन कैंडिडेट बनेंगे। उसी के साथ साथ हमारा मकसद ये नहीं है कि गैडबी की एग्जाम को क्वालिफाई करना है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें ऑल इंडिया रैंक 1 में आना है, हमें ऑल इंडिया रैंक पहले टॉप 10 में आना है, पहले 100 बच्चों में आना है। अगर वो 100 बच्चों में आना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, बेहतरीन में से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, तो तब जाके हमारा ख्वाब मुकम्मल होगा। अब उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए हमें कुछ तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए। तो आज की इस सेशन में हम जानेंगे उसी प्लानिंग को, उसी स्ट्रैटेजी को। इवनली दोस्तों, हम मैक्रो प्लानिंग से लेके माइक्रो प्लानिंग तक हर एक चीज की बात करेंगे। डे का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कौन से दिन क्या पढ़ना चाहिए, इसके अलावा और क्या चीजें करनी चाहिए, तो हर एक चीज की बात होगी आज के इस सेशन में। और ये सेशन जो है वो खास आपके लिए रखा है ताकि 40 दिनों में आप इस 40 दिनों को यूटिलाइज कर पाए, इन 40 दिनों में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और ताकि आगे जाके जो है वो एग्जाम्स में रैंक देखने को मिलेगा। तो हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं हमारे गैडबी एग्जाम को 40 दिनों में कैसे क्रैक करना है। क्रैक नहीं बल्कि रैंक लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या देखने को मिलेगी दोस्त, तो सबसे पहले हमें गैडबी के एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जी हाँ, सही कहा, सुना आपने। हमें क्या करना है, तो गैडबी का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो गैडबी के एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो सेक्शन ए हमें देखने को मिलता है और सेक्शन बी हमें देखने को मिलता है। तो सेक्शन ए जो है इसमें जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं, तो 10+2 लेवल के हमें सवाल देखने को मिलेंगे। मतलब आपके 12th लेवल के सवाल जो है आपके सेक्शन ए में आते हैं, जहां पे यूनिट कौन कौन से होंगे, तो आपका फिजिक्स होगा, आपका केमिस्ट्री होगा, आपका मैथमेटिक्स होगा और आपका बेसिक बायोलॉजी होगा। अब इसी के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से कितने आएंगे, तो 60 जो है वो सवाल आते हैं आपके पार्ट ए में। उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 60 के 60। बट यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या देखने को मिलती है, तो अगर आप करेक्ट करते हो तो 1 मार्क जो है वो पॉजिटिव, मतलब प्लस में 1 मार्क मिलता है। हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के ऊपर आपको 1 मार्क जो है वो मिल जाएगा। ऐसे 60 सवालों का अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कितने मार्क मिल जाएंगे, तो 60 मार्क जो है वो मिल जाएंगे। बट एनी केस अगर आप निगेटिव मार्किंग करोगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी होगी, तो 0.5 की आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ जब आप सेक्शन बी की बात करते हो तो सेक्शन बी में आपके लाइफ साइंस हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, बायोटेक्नोलॉजी हो जाए और बायोटेक्नोलॉजी के अलाइड एरिया से क्या पूछे जाते हैं, तो सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां से इतने सारे सेक्टर से सवाल पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमें क्या देखने को मिलेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कितना देखने को मिलता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो पूछे जाते हैं 100 सवाल। कितने पूछे जाएंगे, तो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं 100 सवाल। उन 100 सवालों में से हमें कितने अटेम्प्ट करने होते, तो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 60 सवाल। आपके पास पहली ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन दिए हैं और वो भी कितने दिए हैं, 40 क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शंस में दिए हैं। जहां से आप क्या करना है, वहां से आपको 60 ही क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब आपको 100 क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा और 100 में से 60 आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। तो ये तो बहुत बेहतरीन बात है, जहां से और उसी के साथ साथ हर एक करेक्ट सवाल करने के ऊपर आपको कितना मिलने वाला है, तो 3 मार्क मिलने वाला है। मतलब 60 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, तो 180 मार्क का जो है अकेला सेक्शन बी हमें देखने को मिलता है। और टोटल ओवरऑल बात करें दोनों सेक्शन को मिला के तो कितने हो जाते हैं, तो 240 जो है वो मार्क हो जाएंगे। और इसके लिए आपको कितने आवर्स दिए जाते हैं, तो 3 आवर्स जो है वो अलॉटेड किए जाते हैं।
मतलब 3 घंटे का एग्जाम होगा और उसमें आपको क्या करना है, तो 240 मार्क का जो है आपको पेपर सॉल्व करना होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अनदर बात करते हैं। तो उसी के साथ साथ अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो देखो सेक्शन ए के सवाल की मैं बात करूं तो 60 मार्क जो है यहां से देखने को मिलते हैं। 60 सवाल जो है वो 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको कितने मार्क देखने को मिल रहे हैं, 60 मार्क देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, तो इसमें दोस्त आप टारगेट कर सकते हो कितने मार्क, तो लगभग 30 से 40 मार्क जो है आप टारगेट कर सकते हो और आराम से इन मार्क्स को क्या कर सकते हो, तो अचीव भी कर सकते हो। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि कैसे अचीव कर सकते हैं, तो भाई मैं बता दूं कि आपके फिजिक्स से मार्क आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, मैथमेटिक्स से आते हैं और बायो आता है। तो 15 से 20 मार्क का तो अकेला बायो आता है पार्ट ए में भी, तो वो 20 मार्क हो गए। 20 छोड़ो, आपने 15 ही अचीव कर लिए। उसमें से फिजिक्स से 5 अचीव किए, केमिस्ट्री से 5 मार्क मिले और आपके मैथमेटिक्स से 5 मार्क मिले। 15 बायो के हो गए और 15 आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिलाकर भी ले लूं तो भी कितने मार्क हो जाते हैं, तो आपके 30 मार्क हो जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो उसको तो और मार्क मिलेंगे, वो तो 10-10 मार्क भी लेकर आ सकता है ना, तो वो तो 30 उसके वैसे ही हो जाएंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि गैडबी के एग्जाम में जो आपका स्कोर है वो अच्छे से आप क्या कर सकते हो, तो अचीव कर सकते हो, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, तो आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सुन, आपको देख लिया आप सेक्शन ए से टारगेट कितने कर सकते हो, तो 30 से 40 मार्क को जो है और टारगेट कर सकते हो। और सेक्शन बी में आपको 100 में से 60 सवाल करने हैं और वो 60 के 60 ट्राई करना है, करेक्ट होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, वो 60 के 60 सवाल जो है आपके करेक्ट होने चाहिए, तब जाके आप यहां से कितने मार्क अचीव कर लोगे, तो 180 मार्क जो है वो अचीव कर लोगे। और इसी के साथ साथ आपका ओवरऑल टारगेट, आपके पूरे एग्जाम पेपर में आपका टारगेट जो है वो कितना होना चाहिए, 210 से 220 मार्क का होना चाहिए। और अगर आपने 210 में से 220 या 210 220 मार्क का अगर आपने स्कोर कर लिया, तो यकीन के साथ कह रहा हूं आपका ऑल इंडिया रैंक 1 होगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपने 220 मार्क अगर लाए तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 होगा। और 220 मार्क लाना जो है वो इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए इजी है, अचीवेबल है। बस अब वो कैसे अचीव करना है इसकी बात जो है हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास बचे हैं कितने दिन, तो 40 दिन। और इन 40 दिनों को हम क्या करते हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। अब वो 3 पार्ट में कैसे डिवाइडेड करना है, मान लो तो आपको क्या करना है, पहले 20 डेज को अलग से देखना है, फिर नेक्स्ट 10 दिनों को अलग से देखना है और नेक्स्ट अलग से क्या करना है, तो 10 दिनों को देखना है। अब हम बात करते हैं पहले 20 दिनों की। पहले 20 दिनों में आप लोग क्या कर सकते हो, कैसे चीजों को अचीव कर सकते हो, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब उससे भी पहले, ठीक है, आपने पहले 20 दिन के लिए भी प्रिपरेशन करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस एरियाज कौन कौन सी चीजों के ऊपर रखना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो फोकस एरियाज की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज चाहिए आपको सिलेबस। सिलेबस बिल्कुल आपके आंखों के नीचे होना चाहिए। आपको सिलेबस का हर छोटा पॉइंट, हर बड़ा पॉइंट, हर छोटी कंसेप्ट, हर बड़ी कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जब आपको सबसे सभी चीजें क्लियर होगी तब जाके और बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो सिलेबस आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। तो उसके साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेप्लिकेशंस के दोनों एंजाइम में क्या फर्क होता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा में और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन में, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या फर्क होता है, कौन सा एंजाइम कहां पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन की मैं बात करूं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, तो आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे ही जेनेटिक्स का किसी कंसेप्ट में अगर पूछूं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो दो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे जरूरी बात होती है जब आप प्रिपेयर करते हो एंट्रांस एग्जाम्स के लिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी ही लानी है।
अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सेशन अटेंड करने होंगे, आपको लेक्चर देखना होगा, आपको स्टडी करना होगा। तो आईएफएस की ऐप के ऊपर आपको फ्री के सेक्शन में आप जब जाओगे तो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, टीचर्स के हैंडआउट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बार क्लियर हो गई कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है हमने लाई, अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का मेन डोमेन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना सही मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप क्या हो जाते हो, तो एक बेहतर एस्पिरेंट्स हो जाते हो और अच्छे कैंडिडेट हो जाते हो। और इसका रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपका एग्जाम का रिजल्ट लगने के बाद, आपके रैंक आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो मेहनत की थी उसका जो है मुझे पूरा प्रॉपरली फल मिल चुका है। और इसके अलावा सिलेबस हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, आपको मिनिमाइज करना होगा मिस्टेक। जी हाँ, आपको जितने ज्यादा मिनिमाइज करोगे मिस्टेक को, उतना ही आपका रैंक इंप्रूव होता चला जाए। तो जितनी ट्राई करो कि अगले 40 दिनों में आपको 100% एक्यूरेसी लानी है, ट्राई करो 100% आपको एक्यूरेसी लानी है। और कोई भी आदत बनने में आपको चाहिए होते हैं 21 दिन। अगर 21 दिन में आपकी आदत बन रही है तो मान लो कि फर्स्ट डे से लेकर 21 डेज तक आपको आदत बनानी है 100% एक्यूरेसी की, और डे बाय डे आपको क्या हो जाना है, तो इंप्रूव हो जाना है। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो इंप्रूव होना, तो अगर हर दिन 1% हो रहे हो तो 40 दिनों में 40% आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, और एक्यूरेसी की भी बात उतनी ही हमें देखने को मिलेगी। तो ट्राई करो कि आज से ही ये सारी चीजें फॉलो करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं पहले 20 दिनों की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूनिट डे 1 से लेके डे 20 की मैं बात कर रहा हूं। तो यूनिट वाइज अगर हम जाए तो हर यूनिट के लिए आपको क्या करना है, तो 2 दिन अलॉट करने हैं। हर यूनिट के लिए क्या करना है, आपको 2 दिन को अलॉट करना है। मतलब मान लो कि आपने 13 तारीख को, 13 तारीख 14 तारीख को एक यूनिट किया, 15 तारीख 16 तारीख को एक यूनिट किया, 17 18 को एक यूनिट किया, 19 20 को एक यूनिट किया, 21 22 को अलग से एक यूनिट किया। अब सोचो, यूनिट के नंबर याद रखो, इनका प्रायोरिटी नंबर याद रखो, क्योंकि मैंने इनको ऐसे प्रायोरिटी से रखा है जहां से सवालों का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिले। मतलब सबसे ज्यादा सवाल जो है आपके बायोकेमिस्ट्री में आएंगे, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, टेक्निक्स में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इस ऑर्डर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से इनका यही ऑर्डर रखना जरूरी था। इस ऑर्डर में रखने का रीजन ही यही है कि इस ऑर्डर में रखने से आपके क्वेश्चंस के नंबर के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है। तो मान लो पहले 2 दिन आपने क्या किया, तो आपने बायोकेमिस्ट्री को प्रिपेयर किया। अब याद रखो कि आपको देना है लगभग 6 से 8 आवर्स का टाइम। अब इनमें जो है आपको 2 लेक्चर्स करने हैं। बायोकेमिस्ट्री के अगर 2 लेक्चर्स आप करोगे, 3 लेक्चर्स आप करोगे, तो भी आपका रिवीजन होगा। और ट्राई करो कि डेली जो है वो 4-4 टॉपिक को खत्म कर सके, ठीक है। अगर आपको एक यूनिट में 10 टॉपिक मिल रहे हैं तो उनका 50-50% जो है आपको क्या करना है, हर एक दिन प्रिपेयर करना है। बायोकेमिस्ट्री को 2 दिन देने हैं, वैसे ही उसी तरीके से आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी क्या देने हैं, 2 दिन देने हैं। फिर उसी तरीके से आपको जेनेटिक्स के लिए भी क्या करने हैं, 2 दिन देने हैं। उसी तरीके से टेक्निक्स के लिए भी आपको क्या करने हैं, 2 दिन देने हैं। सेम मैनर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए 2 दिन देने हैं। अब इसके अलावा जब आप इस यूनिट को पढ़ोगे तो इसमें आपको क्या करना है, तो भाई आपको करना है नोट्स बनाना है। आपको इन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके अलावा आपको इनके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स जो है आपको रिवीजन करने के लिए काम आओगे। उसी के साथ साथ अलग से आपको एक क्या चीज करनी है, तो अलग से आपको सेक्शन ए के अगर आपको टाइम मिलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको टाइम मिलता है तो सेक्शन ए के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। अपने 20 दिन क्या किया, तो 20 दिनों में इस 20 यूनिट को अच्छे से कवर अप कर लिया। अब आपके सामने आगे जो चीज होने वाली है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, तो सबसे पहले जरूरी है रिवीजन।
रिवीजन जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, और उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ना जरूरी है जिनसे आप क्या हो, तो जिनमें आप वीक। ठीक है, सबसे पहली चीज जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, और उन वीक टॉपिक को फिर से सही करना जो है वो जरूरी है। तो ये तीन चीजें अगर आप करोगे तो और अच्छे से क्या होगा, तो और अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ये 10 यूनिट जो है और अच्छे से बेहतरीन वे से क्या हो जाएगी, आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इनमें से आप में से कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि सर एक दो यूनिट जो है आपने मेंशन नहीं किए। ठीक है, तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मैं क्लियरली कह रहा हूं कि अगर आप 10 यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आपका एग्जाम जो है और रैंक के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। बट फिर भी आपको उन यूनिट को पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, तो उनको अलग से डेली 1 आवर्स देना है आपको। ठीक है, तो यूनिट्स आपको प्रॉपर कोर बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे, कोर बायोटेक्नोलॉजी के देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आपको क्या करना है, तो डेली 1 आवर्स देना है। अब हो गया, पहले 20 दिन का प्लानिंग अच्छे से कर ली हमने। हमने हर दिन हर यूनिट को क्या किया, मतलब 2 दिन दिए, उनमें से मैंने टॉपिक कवर किया, फिर उस टॉपिक्स के नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने उनको रिवीजन किया, और हो सकता है तो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी कोशिश की। अब 20 दिन जो है मैंने प्रॉपरली अगर प्रोकास्टिनेशन ना करके अपने बेहतर तरीके से यूज कर लिया, तो यकीन मानो 20 दिन में आपका पूरा कंटेंट जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब 20 दिन में आपने कंटेंट रेडी कर दिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 10 दिन की बात करते हैं। अब आपकी बात आती है 21 डे से लेकर 30 डेज तक। इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, तो आपने पूरा कंटेंट को रिवीजन कर लिया है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो टॉपिक बचे थे उनको भी कवर अप कर लिया है। आपको करना है अब रिवीजन नंबर फर्स्ट। आपने जो सारा कंटेंट पढ़ा है, हर दिन हर टॉपिक को 1 दिन देना है। बायोकेमिस्ट्री को 1 दिन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को 1 दिन, माइक्रोबायोलॉजी को 1 दिन, जेनेटिक्स को 1 दिन, सेल बायोलॉजी को 1 दिन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को 1 दिन। इस तरीके से आपको क्या करना है, तो हर टॉपिक के लिए, हर यूनिट के लिए आपको क्या करना है, 1 दिन देना है। अब इस 1 दिन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले करनी है आपको रिविजन। इतने बेहतर तरीके से रिवाइज करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार क्या करना है आपको, तो उन टॉपिक को रिवाइज करना है। रिवीजन हो जाने के बाद आपको आगे क्या करना है, तो आगे आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर एक यूनिट से कम आपके कितने प्रैक्टिस होने चाहिए, तो आपके 100 सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक यूनिट से अगर आप 100 सवालों को प्रैक्टिस करते हो तो टोटल यूनिट मिला के आपके हो जाते हैं 1000 सवाल। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत बेहतरीन बात है, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, ऐसा ही मान लो, क्योंकि 1000 सैंपल जो है आपने स्टडी किए। अब 100 कंसेप्ट, 100 क्वेश्चंस को आप जब करोगे तो हर एक कंसेप्ट के हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया करेक्ट, बट 3 जो ऑप्शन है ये आएंगे किसी अनदर कंसेप्ट से। मतलब आपने 100 क्वेश्चंस को करते साथ अपने 400 नए कंसेप्ट को भी क्या किया है, तो रिवाइज किया है। आपको 400 नए कंसेप्ट भी तो आपने देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शंस के अलग अलग होंगे, तो इस वजह से आपको वो 4 से सैंपल देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा और क्या करना है, तो आपको उसके अलावा करना है सेक्शन ए की। अब सेक्शन ए के लिए भी आपको तो टाइम चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए से भी हमने टारगेट कितने किए थे, तो 30 से 40 मार्क जो है हमें टारगेट करने हैं। उसमें से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी हमें क्या करना है, मेन फोकस होना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है आपका, वो तो आप कवर कर लोगे कहां से, तो आपके यूनिट से, आपके ये 10 यूनिट में ही बायोलॉजी का पोर्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। फिर सेक्शन ए में आपको क्या करना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात है, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको दिन के डेली 2 आवर्स देने हैं। ठीक है, अब इस 10 दिनों में आपको क्या करना है, डेली एक सब्जेक्ट को लेना है और उसके क्या करने हैं आपको, तो 2 आवर्स आपको देने हैं, और ताकि ये 2 आवर्स में जो है आप इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको जरूरी है। अब आप लोग पूछोगे कि सर 2 आवर्स ही देने हैं, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, तो अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला
कमेंट जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कमेंट होंगी उतने मैं आपको क्या बनवा के दूंगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, कमेंट करना भूलना नहीं है। अब आपने क्या किया, तो डेली जो है वो 2 आवर्स दिए इस कंसेप्ट के लिए, इनसे बेहतर कंसेप्ट क्लियर कर लिए, फिर उसके बाद आता है सच में मेन चीज। अब ये सच में आगे क्या देखने को मिलेगा, तो 31 डेज से लेके 35 डेज, ठीक है, 31 डेज से लेके 35 डेज तक आपको क्या करना है, आपके दिन को 3 हिस्सों में डिवाइडेड कर देना है। जैसे मान लो कि मैं हूं, मैंने क्या किया, मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया, आफ्टरनून शिफ्ट कर दिया और इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट कर दिया। अब कोई क्या होता है, तो कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, जैसे मान लो कोई 3 बजे उठा सुबह, तो फिर उसने 3 से 7 लेके 7 तक जो है वो 4 घंटे का क्या किया, एक शिफ्ट कर दिया। फिर कोई जो है वो 7 बजे के बाद मतलब नहा लिया, उसने खाना खा लिया 9 बजे तक 10 बजे तक, फिर 10 से लेके उसने 2 बजे तक का एक शिफ्ट कर दिया। फिर 2 बजे वो बोर हो गया, फिर से उसने लंच कर लिया, अब जो है वो नींद आना स्टार्ट हो गया है, तो 2 से 3 3:30 तक उसने क्या किया, नींद वगैरह ले लिया, सब ले लिया। 3 3:30 तक हो गए, फिर 3:30 से या 4 से लेके वो फिर से 7 या 8 बजे तक बैठा, फिर उसने शिफ्ट सेकंड की बात होगी, फिर 8 या फिर 9 बजे फिर उसको जल्दी उठना है, तो इस वजह से वो 8-9 बजे सो गए। मतलब आपके दिन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है। अब इन 3 शिफ्ट को में क्या करना है आपको, तो पहले दिन आपको कवर करना है, पहले सेशन में आपको करना है यूनिट फर्स्ट को कवर, मतलब आपके कौन सी यूनिट को, तो बायोकेमिस्ट्री के यूनिट को। यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की तरह नंबर दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तो आपको यूनिट नंबर जो है वो मेंशन किया गया था आपके डे 1 से लेके डे 20 वाले चार्ट में। आपने यूनिट 1 को कवर कर लिया, फिर आपको पार्ट ए के किसी एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसका अच्छे से क्या करना है, रिविजन करना है, उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर डे फर्स्ट में अगर मैं बात करूं 31 डेज की, तो 31 डेज में आपने क्या किया, फर्स्ट सेशन में आपका यूनिट फर्स्ट को कवर अप कर लिया। फिर सेकंड सेशन में, शिफ्ट सेकंड में आपने क्या कर लिया, आपके सेक्शन ए के किसी यूनिट को अच्छी तरीके से क्या कर लिया, आपने रिविजन कर लिया। फिर शिफ्ट 3 में आपको क्या करना है, तो यूनिट 6 को क्या करना है, रिविजन करना है। अब इसमें ऐसा नहीं है दोस्त कि आपको बस रिवीजन ही करनी है, आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हो सके तो आपको यूनिट वाइज टेस्ट लगाने हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं, और उसी के साथ साथ इस पूरे बायोकेमिस्ट्री के यूनिट की आपको क्या करनी है, तो टेस्ट सीरीज देनी है, आपको मॉक देना है। जैसे उसी तरीके से जैसे शिफ्ट सेकंड में पार्ट ए का मैंने फिजिक्स लिया, तो फिजिक्स के पूरे यूनिट को जितने भी मैंने रिवीजन किया है, तो उनके सारे के सारे चैप्टर के मुझे क्या करने हैं, मुझे डीपीपी सॉल्व करने हैं, मुझे उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसी के साथ साथ उनका मॉक भी मुझे देना है। फिर शिफ्ट 3 की बात होगी, तो फिर से मैंने किसी यूनिट को लिया, जस्ट लाइक मान लो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को मुझे रिवाइज करना है, फिर उसके मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके अलावा उसके मुझे सब्जेक्टिव वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे उसका मॉक भी देना है। एक चीज अगर आपको क्लियरली दिमाग में रखनी है, तो आपको ये रखनी है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, यही करना है। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से रिवीजन, आपको जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा आपको क्या करनी है, ये चीज करनी है। ठीक है, तो उसी तरीके से डे 1 को हो गया, 32 वाले डेज को भी यही करना है, 33 डेज वाले को यही करना है, 34 डेज में भी यही करना है, और 35 डेज को भी ये क्या करना है, आपको यही करना है। अब सोचो, और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, हर दिन जो है एक मॉक लगानी है। अब मॉक की टेस्ट की अरेंजमेंट अगर मैं बता दूं कि जिस दिन आपकी पहली रिवीजन खत्म हो जाएगी, तो 20वें दिन जो है आपको पहली मॉक लगानी है, फिर 23 डेज को आपको मॉक लगानी है, फिर 27 वाले डेज को आपको मॉक लगानी है, फिर 31 डेज वाले को मॉक लगानी है, फिर 35 वाले डेज को। मतलब आज से लेके अगले 40 दिनों तक आपको 20 दिन होने के बाद अपने एक बार पूरा चैप्टर को रिवाइज करने के बाद, पूरा कंटेंट बनने के बाद, हर चौथे दिन जो है आपको क्या करनी है, तो आपको मॉक टेस्ट देना है। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बेनिफिट देखने को मिलेगा, उतना ही आपका क्या होगा, तो फायदा होगा। तो
21 डेज से 35 डेज तक आपने क्या कर लिया, पूरा रिवीजन कर लिया, आपने मॉक लगा लिए, अपने सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अब बात आती है नेक्स्ट 5 डेज की। अब 36 डेज से लेके 40 डेज तक, मतलब हमारे एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले तक या 2 दिन पहले तक आपको क्या करना है, तो आप में इसमें रहे हुए आपको रिवीजन जो भी बचा है, जितना भी रिवाइज कर सकते हो फॉर्मूलाज को, चार्ट को, अपने फ्लो चार्ट को, उतना ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करते चले जाना है, उतना बेहतरीन आपको होते चले जाना है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, तो आपका जो एक मॉक टेस्ट बचा है या 2 मॉक टेस्ट बचे थे, उन मॉक टेस्ट को आपको क्या करना है, तो लगा लेना है, उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लेना है और ये सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से लिख लेना है। फिर नेक्स्ट वन क्या करना है, तो आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में ऐसा सवाल ही देखने को ना मिले जो आपने पढ़ा नहीं होगा या जैसे आपने सॉल्व नहीं किया होगा। जिस कंसेप्ट के ऊपर भी सब क्वेश्चन आएगा, हर एक कंसेप्ट को आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। उसके बाद आपको करना है शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। आपके जो फ्लो चार्ट है, आपने जो चार्ट बनवाए हैं, आपने जो इमेजेस फॉर्म की है, आपने जो फॉर्मूलाज रखे हैं अपनी बुक में, तो उन सबको आपको समराइज करके क्या करना है, पूरा कंप्लीटली एक बार रिवीजन कर लेना है। अब स्टार्ट होती है बात किसकी, तो बात स्टार्ट होती है आपको इस चीज की, एग्जाम्स के सारा प्रिपेयर कर लिया है, अब आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहना है और अच्छे से प्रिपेयर होके एग्जाम के लिए चले जाना है। और एग्जाम को कॉन्फिडेंट होके अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रख के क्या करना है, तो सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए बता दूं कि IFS प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है आपको सिर्फ 1999 में। अब इस कोर्स का अगर मैं आपसे डायरेक्टली बेनिफिट की मैं बात करूं तो दोस्त, इस कोर्स में आपको मिलता है पूरे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। जो भी कंसेप्ट में आप वीक हो, जो भी टॉपिक्स में आप वीक हो, वो सारे टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हो, तो कवर अप कर सकते हो। जी हाँ, 40 दिन है पूरे, और मैंने आपको जैसे प्लानिंग बताया है, अगर आप उसी तरीके से पढ़ते हो तो पूरा कोर्स का कोर्स जो है आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, पूरा कोर्स को आप इतने दिनों में देख सकते हो। उसके अलावा इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस को कवर करके मिल जाएगा। फिर उसी के साथ साथ आपको मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आपके हर चैप्टर वाइज सवाल मिलेंगे। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल करता हूं बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अमाइनो एसिड, सेकंड है सॉल्यूशन प्रिपरेशन, थर्ड है हमारा लिपिड, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है विटामिन एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फिर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स। इन हर एक चैप्टर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो आपको डीपीपी देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ आपको इस यूनिट के ऊपर 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, बायोकेमिस्ट्री अकेले यूनिट के आपको 3 टेस्ट देखने को मिल जाएगी। मतलब आपने पहली बार रिवीजन किया, पहला टेस्ट दिया, आपने दूसरी बार रिवीजन किया, आपने दूसरा टेस्ट दिया, आपने तीसरी बार रिवीजन किया, आपने तीसरा टेस्ट दिया। इस तरीके से हर यूनिट के देखने को मिलेंगे, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, या बाकी अनदर जितने भी आपके यूनिट बचते हैं, हर एक यूनिट के बारे में ऐसी ही चीज आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज में जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और वो मॉक टेस्ट मिलते हैं 10 मॉक टेस्ट। जी हाँ, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलोगे। मतलब जैसा मैंने आपको बताया है कि 21 डेज से लेके आपको 37 डेज तक क्या करना है, आपको हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगानी है। तो मॉक टेस्ट जो है वो 10 आपको मिल जाएंगे इसी टेस्ट सीरीज में। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला कि यूनिट वाइज टेस्ट है, उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट है, आपके सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है, और उसके अलावा आपके पूरे बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ सारे यूनिट्स के आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं 10। मतलब आपने अगर 10 मॉक टेस्ट भी लगाए तो एक मॉक टेस्ट में आते हैं 160 सवाल, आपके पार्ट बी के 100 सवाल और पार्ट फर्स्ट के आपके 60 सवाल। 160 क्वेश्चन इंटू 10 मॉक टेस्ट, 1600 सवाल आपने यही प्रैक्टिस कर लिए। उसी के साथ साथ आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें भी आपको हर एक सब्जेक्ट के 180 सवाल देखने को मिल रहे हैं। मतलब 10 यूनिट के वो 1800 सवाल हो गए। उसी के साथ साथ जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो हर एक चैप्टर के 10-10 सवाल देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज भी देते हो पूरी, तो आपको 5000 सवाल देखने को मिल जाएंगे।
और 5000 सवाल अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा, कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा, तो यकीन है कि उसका गैडबी में रैंक ही ऑल इंडिया रैंक 1 होगा। जी हाँ, गैडबी में रैंक भी ऑल इंडिया रैंक 1 ही आएगा। उसी के साथ साथ आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर और फ्री में क्या देख सकते हो, तो आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों आपको क्या मिल जाता है, तो आपको पूरे ईयर के पीवाईक्यू गैडबी 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के और 24 के आपको पूरे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। पीवाईक्यू के साथ साथ वो पीवाईक्यू जो है आपके टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, मतलब जैसा आपको फील होगा कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। उसी के साथ साथ 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फ्री है, मतलब वो 5000 क्वेश्चन तो पेड है, मतलब टेस्ट सीरीज के है। उसके अलावा 1000 क्वेश्चन जो है आपको फ्री मिल जाते हैं आपकी आईएफएस ऐप के ऊपर। उसी के साथ साथ टीचर हैंडआउट ऑफ यूट्यूब लाइव, मतलब डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके पूरे पीडीएफ जो है आपको मिल जाते हैं आईएफएस की ऐप के ऊपर। फिर पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। तो जाइए जल्दी से आईएफएस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, इन 40 दिनों को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और मुझे जब रिजल्ट लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताना है रैंक कितना आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। उसी के साथ साथ हमने जो मैक्रो प्लानिंग की, हमने जो माइक्रो प्लानिंग की, आपको जो स्ट्रैटेजी दी है आप उसका यूज करोगे और बेहतरीन तरीके से क्या करोगे तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आपके प्रिपरेशन के लिए आपको वेरी ऑल द बेस्ट। आप मुझे पूरा यकीन है, आईएफएस पूरे फैमिली को यकीन है कि आप इन 40 दिनों का बेहतरीन तरीके से यूज करोगे और एग्जाम्स को जो है वो पक्का क्वालिफाई करोगे। क्वालिफाई ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो लाओगे, क्योंकि हमेशा जो एम है वो हमारा हाई होना चाहिए। जब हमारा एम हाई होगा तो उसको अचीव करने के लिए हम स्ट्रगल भी जो है उतनी ही शिद्दत के साथ करते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपका कोई डाउट होता है, आपके प्रिपरेशन में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आपका डाउट जरूर शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू वंस अगेन।